हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट थर्ड के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर देख रखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1944 में निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना दी थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रीमन नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1944 में भारत सरकार ने एक अलग विभाग, जिसको नाम दिया गया था नियोजन एवं विकास विभाग, खोला था। और बाद में फ्रेंड्स राष्ट्रपिता गांधी जी की जो आर्थिक विचारधारा से उससे प्रेरित होकर के श्रीमन नारायण ने 1944 में योजना प्रस्तुत की और उस योजना को ही नाम इन्होंने दिया गांधीवादी योजना। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि एम.एन. रॉय। ठीक है फ्रेंड्स, एम.एन. रॉय ने भी एक योजना दी थी और वो उसका नाम था जन योजना। 1945 में इन्होंने जन योजना स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे बात करें कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो इन्होंने भी एक योजना दी थी जो कि 1950 में सर्वोदय योजना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर में आपको अक्सर देखने को मिलता रहता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, साथ साथ इनका ईस्वी भी। क्लियर। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक निश्चित समय पर किसी देश के नागरिकों के पास वस्तुओं के भंडारण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वस्तुओं के भंडारण को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। राष्ट्रीय आय जो गणना की जाती है वो वर्तमान पद्धति में वर्ष भर में वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध जो उत्पादन को शामिल करके किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो चलिए यहाँ पे मिलान करके देखते हैं किसके साथ किसको मैच करना है। तो एक संगठन है और दूसरे तरफ हेडक्वार्टर है, तो इनको हम मैच करके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमें मैच करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट का आईएमएफ का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का बी के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का बी के साथ काफ़ी जगह मैच हो रहा है। आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ, और डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो का ए के साथ होना चाहिए। तो दो का ए के साथ कहाँ पे, फर्स्ट का बी, दो के साथ ए, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस मनीला। ठीक है फ्रेंड्स, मनीला की राजधानी फिलीपींस में पड़ता है, सॉरी फिलीपींस की राजधानी मनीला में पड़ता है। क्लियर। और ऑप्शन यहाँ पे डी देखें, सार्क। तो सार्क का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि थर्ड का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड का जो कि डी के साथ मैच होना चाहिए और फोर्थ का सी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। उपभोग फलन किसके साथ उपयोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उपभोग जो फलन है वो किसके साथ उपभोग का जो संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर है आय के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये बनता है कि हीरा बुद्धू नामक जो सोने की खान है वो कहाँ पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा बुद्धू जो एक हीरे की खान है ये कहाँ पे पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। ठीक है, झारखंड में स्थित एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि हीरा बुद्धि जो गोल्ड माइन है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में जो खान है उसका नाम क्या है, एक तो कोलार पड़ता है, एक तो हट्टी पड़ता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ साथ आपने पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पार्ट वन पार्ट टू को ज़रूर देखें। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हरियाली योजना के बारे में क्या सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हरियाली जो योजना है इसका संबंध ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो भूजल संसाधनों को बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 2003 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो संचालन था वो किसके द्वारा था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पंचायतों के द्वारा ये संचालित होता था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि भारतीय सांख्यिकी संगठन यानी कि आईएसआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहला पॉइंट ये दिया गया कि इस संस्था का स्थापना जो है वो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा 17 दिसंबर 1931 को नई दिल्ली में की गई थी।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि प्रोफेसर जो पीसी महालनोबिस के द्वारा 17 दिसंबर 1931 को की गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत यहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में नहीं कोलकाता में किया गया था, तो पहला पॉइंट गलत है। सेकंड क्या है कि इसका मुख्यालय कोलकाता में पड़ता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि 29 जून को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पीसी महालनोबिस जी का जयंती है। तो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले को आप सुधार कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देखें इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, लेकिन इसका जो केंद्र है, दो केंद्र और भी हैं जो कि दिल्ली और बेंगलुरु में पड़ता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स राज समिति। क्लियर, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी। मैं आपको बता दूं कि 1970 के दशक में एन राज समिति ने और 1990 के दशक में राज चेलियन समिति ने कृषि पर जो कि टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि समिति से रिलेटेड एक अलग सी वीडियो बना दी जाए, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या समिति से चाहते हैं कि एक वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाए, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। तो फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निवेश को एक नई पूंजी परिसंपत्ति का निर्माण यथा मशीन या फैक्ट्री का भवन किसने परिभाषित किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स जो कि केन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि वैट जो कि वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कहते हैं, पहली बार किस देश में पेश किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो सबसे पहले फ्रांस में पेश किया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में फ्रांस के आइवरी जो कोस्ट है, ठीक है, आइवरी कोस्ट में ये सबसे पहले जो कि कह सकते हैं कि पेश किया गया था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें जस्ट इसके अपोजिट की कर भारत में, कि भारत में जो वैट है ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो याद रखेंगे भारत में सबसे पहले हरियाणा राज्य था जिसने अपने यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स को इंक्लूड किया था। और उसी तरह से अगर बात करें कि सबसे लास्ट में किस स्टेट ने फॉलो किया था, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो इस क्वेश्चन में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि अंतिम जो मनी बिल होता है वो सबसे पहले तो लोकसभा में पेश किया जाता है, और ये जो आपका होता है वो आर्टिकल 110 के तहत कहता है, आप सभी को पता होगा। आर्टिकल 110 में ये बात कही है कि लोकसभा में जो धन विधेयक है उसका पेश किया जाएगा, और इसका जो निर्णय लिया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए राज्यसभा में इसको स्थापित नहीं किया जाता, ये आर्टिकल 109 के फर्स्ट में कहा गया, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बजट एक लेख पत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बजट एक लेख पत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार का राजकोषीय नीति का। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सरकार जो है वो प्रति वर्ष अपनी आय और व्यय की नीति जो घोषित करती है उसी को हम बजट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। तो शून्य आधारित जो बजट है इसका जो तात्पर्य होता है ये होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पूछा था कि शून्य आधारित जो बजट है ये किसने प्रस्तुत किया था, यानी कि इसकी अवधारणा किसने दी थी। तो याद रखना कि पीटर पायर। ठीक है फ्रेंड्स, पीटर पायर ने। और सबसे पहले जो शून्य आधारित बजट थी वो किस देश में लागू हुआ था, तो सबसे पहले 1962 में यूएसए ने इसको फॉलो किया था। तो अब ये बात आती है कि भारत ने इसे कब फॉलो किया, तो भारत ने उसे 1983 में अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, शून्य आधारित बजट को भारत में सबसे पहले 1963 में अपनाया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला प्रश्न ये बनता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जो कि जीएनपी जिसको कहते हैं वो बराबर होता है। तो जो जीएनपी बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि केनेसियन अर्थशास्त्र का मुख्य जोर खाली स्थान पर था। तो बताए फ्रेंड्स, केनेसियन जो अर्थशास्त्र का मुख्य जोर था वो किस पे था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि व्यय पे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस चीज़ को याद रखेंगे, व्यय पे। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि राष्ट्रीय आय की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो किस पे होती है, तो
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर की जाती है। तो ये चीज़ आप याद रखना है, राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो प्रचलित और स्थिर दोनों कीमतों पर की जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष के बारे में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति के। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष इन्हें बताया था। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स इस समिति के मुख्य सलाहकार कौन थे। तो मुख्य सलाहकार के रूप में आप याद रखेंगे प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। ठीक है, प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स जो थे वो इस समिति के मुख्य सलाहकार थे। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अन्य सदस्य कौन कौन थे। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, अन्य सदस्य के रूप में गॉडगिल थे और प्रोफेसर BRKV राव थे, ये जो थे। और इनके साथ एक थे और जो उनका नाम था गॉडगिल। ठीक है, वो दोनों लोग इसके अन्य सदस्य के रूप में शामिल थे। तो बात करते हैं कि अगर राष्ट्रीय आय समिति जो थी इसने अपना प्रथम जो रिपोर्ट था, पहला बार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, 1951 में, और अंतिम रिपोर्ट 1954 में पेश किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किस ग्रामीण बैंक का नाम नदी के नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वर्धा ग्रामीण बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, वर्धा ग्रामीण बैंक जो इसका नाम जो है रखा गया, जो कि एक नदी के नाम पे। तो उम्मीद करता है कि ये चीज़ आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं इस तरह की वीडियो लाने के लिए। क्लियर। तो फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जो पेशकश की गई थी वो की गई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट जो कि तकनीक को अपनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। और बात करेंगे राइट आंसर के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जो वो सबसे पहले शून्य आधारित बजट को अपनाया था। कब अपनाया था, तो 1987 से 88 के अंतर्गत। और उसी तरह से बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए 1995 से 96 के अंतर्गत अपनाया गया था। कभी कभी ये पूछा था कि शून्य आधारित जो बजट है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1983 में अपनाया गया था, ये पॉइंट याद रखेंगे। और सबसे पहले 1962 में जो कि अमेरिका ने अपनाया था, USA ने। ठीक है, पीटर पायर ने इसका शब्द का जो कि गठन किया था, या फिर कह सकते हैं कि इसके बारे में अवगत कराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आय का वितरण मापा जाता है। तो आय का जो वितरण होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस वक्र के बारे में इन्होंने 1905 ईस्वी में बताया था, यानी कि विकास किया था इसके बारे में 1905 ईस्वी में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार किसने दिया था। तो भारत के संदर्भ में हिंदू दर का जो विचार दिया था वो किसने दिया था, राजकृष्ण ने 1981 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और ये भी आप याद रखेंगे 1981 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, और इसके बारे में आप सभी को पता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग जो है इसके बारे में आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नीति आयोग को पहले हम सभी को जानते हैं कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते थे, यानी कि कह सकते हैं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन फ्रेंड्स हमारे जो देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया था। कब, तो 1 जनवरी 2015 से इसको चेंज करके जो कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था, लेकिन सब चीज़ सेम था। क्लियर, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो आप सभी को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो हम बात ये करते हैं कि यहाँ पे कि वो कौन सी जो यहाँ पे विशेषता है जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जानना होगा विकासशील अर्थव्यवस्था की जो विशेषता होती है वो क्या होती है।
निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो निम्न होता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या होती है। मानव पूंजी जो है वो निम्न गुणवत्ता वाला रखता है और साथ साथ अगर बात करें तो कृषि मुख्य प्रधान होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो कृषि मुख्य व्यवसाय ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी बिल्कुल करेक्ट है और मानव पूंजी की जो निम्न गुणवत्ता ये भी मैंने आपको बताया। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो तीनों पॉइंट्स दिए गए वो तीनों पॉइंट्स को देखने के साथ हम कह सकते हैं कि विकासशील को दर्शाता है। इसलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आपने अभी तक लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन रखेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।